हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। दोस्तों, आज की कहानी बहुत सनसनीखेज है और आप जब इस कहानी को सुनेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ये कोई बहुत पुराना केस नहीं, इसी महीने के बिगनिंग में एक केस हुआ है। चलिए मैं आपको बहुत जल्दी से इस ओर ले चलता हूँ और बताता हूँ कि आखिर केस क्या था। दिल्ली में एयरफोर्स में एक्चुअली एक व्यक्ति जिनका नाम श्री कृष्ण स्वरूप, वो एक अकाउंटेंट है और दिल्ली में ही रहते हैं। एक जगह है पालम विहार, और पालम विहार में साउथ दिल्ली में ये रहते थे। इनकी पत्नी जिसका नाम बबीता और एक बेटा था। आमतौर पर जब भी अपने घर जाते, शाम को बेल बजाते, ड्यूटी से आने के बाद पत्नी दरवाजा खोलती और वे घर में घुसकर जैसे होता है तीनों लोग रहते। बेटे की नौकरी चली गई थी इसी कोरोना के समय में, घर पर ज्यादातर रहता था, तो बहुत खुश परिवार इनका चल रहा था। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस महीने के फर्स्ट वीक में एक दिन श्री कृष्ण स्वरूप घर पर जाते हैं, लेकिन पहली बार ये देखकर चौंक जाते हैं कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और वो धीरे कदमों से घर के अंदर जाते हैं। अंदर पहुंच करके जैसे ही वो बेडरूम की ओर देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, क्योंकि बेडरूम में उनकी पत्नी बबीता की लाश कुचली हुई अवस्था में पड़ी हुई थी और बेड पर चारों तरफ खून ही खून था। बदहवास वो चिल्लाते हैं, अपने बेटे को पुकारते हैं, लेकिन बेटे की आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। भागकर वो बेटे को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं, इस बार वो बिल्कुल देख करके सीन को नीचे गिर पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि बेटे के सिर को भी उसी तरीके से कुचला गया था, उसकी भी हत्या हो गई थी। नीचे बैठ करके वो बदहवास, मैंने कहा, चिल्लाने लग जाते हैं। पड़ोसी अंदर आते हैं और जब पड़ोसी अंदर आते हैं तो वो भी पूरे घर में खून ही खून और दो डेड बॉडीज को देखते हैं। अभी एक पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस घर में आती है। घर का दृश्य इस प्रकार था, सारा सामान इधर से उधर फैला हुआ था, बेड यहाँ तक कि खुला हुआ था, सामान वहां था नहीं, अलमारियां खुली हुई थी, कपड़े निकले हुए थे, किचन के बर्तन पड़े हुए थे। पुलिस का शक गहराया। पुलिस को लगता था कि शायद कोई ना कोई लूटपाट हुई है, कोई लुटेरे घर में आए हैं। तो पुलिस सबसे पहले घर के लगे कैमरों की जांच करती है। पुलिस के दोस्तों तब होश उड़ जाते हैं जब पुलिस देखती है कि घर में डीवीआर भी गायब था। माने वो लोग जो आए थे डकैती डालने, वो घर के डीवीआर को भी चुरा कर ले गए। उसके बाद पुलिस श्री कृष्ण स्वरूप से बातचीत करती है, उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी। वो बिल्कुल मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी अभी तक हुई नहीं है, ना ही कभी थी। उसके बाद पुलिस आज पड़ोस वालों से बयान लेती है। बयान में यही मिलता है कि इनका बहुत शांत परिवार था, किसी प्रकार की इनके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं थी। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम के अगले अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन जैसे ही, जब मैंने कहा, पुलिस को पता लगा डीवीआर चुराया गया है, तो पुलिस का शक गहरा जाता है दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं चोर डकैत चोरी तो करते हैं और जल्दबाजी में घर से निकल लेते हैं, लेकिन डीवीआर जैसा चुराने का केस अब तक पुलिस के संदर्भ में, संज्ञान में आया ही नहीं था। तो उन्हें लगा कि ये मामला शायद घर का है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, श्री कृष्ण स्वरूप के सारे दोस्तों से बातचीत हुई, उनसे पता लगा कि इनका किससे झगड़ा था। उनके सगे संबंधियों से पूछा, हर किसी से पुलिस ने पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला दोस्तों। 2 दिनों के बाद पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है दोस्तों, और इस बार वो आइडिया ये था कि मोहल्ले के आसपास जितने घर थे, पुलिस उन घरों में जा करके ये चेक करती है कि किस किस के घर में डीवीआर है। वहां से भी पुलिस को कोई बढ़त नहीं मिलती दोस्तों। लेकिन आखिरकार गली के कोने पर एक मकान था, उसके जो कैमरा था उसके अंदर एक 4 सेकंड का वीडियो मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 4 सेकंड का वीडियो। 4 सेकंड के वीडियो में एक शख्स को वहां से निकलता हुआ देखा गया स्लो मोशन में। उसके कपड़े दिख गए पुलिस को, लेकिन मुंह पर उसने कुछ लपेटा हुआ था, चेहरा दिख नहीं पाया, और हाथ में कुछ था जो डीवीआर जैसी कुछ चीज उसके हाथ में लग रही थी। तो पुलिस को यकीन हो गया था कि शायद कोई हो या ना हो, यही वो व्यक्ति है जिसने हत्याएं की और यहाँ से भाग रहा है। पुलिस जब उसे पैदल जाते देखती है तो पुलिस के दिमाग में 2 चीजें आती हैं। पहला ये कि या तो वो वहीं पड़ोस में कहीं रहता है, या फिर उसने किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया था। पुलिस आस पड़ोस में पहले ही चेक कर लेती है, वहां कोई मिलता नहीं। आखिरकार पुलिस के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूछा जाए। बड़ी तादाद में पुलिस एक मुहिम छेड़ देती है और ऑटो रिक्शे, ई रिक्शे, नॉर्मल रिक्शे, बसें, सभी से ये पूछताछ की जाती है, फोटोग्राफ को दिखा करके कि आपने कहीं ऐसा कोई बंदा देखा है। लेकिन पुलिस के हाथ लगातार निराशा लगे जा रही थी। अचानक से एक ई रिक्शा वाला
उस फोटो को देख करके कहता है कि जनाब शायद मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। पुलिस उससे सोचने के लिए कहती है। सोचने के बाद वो कहता है, जी जनाब, ये इतनी तारीख को मेरे पास आया था, मैंने इसके शरीर पे कुछ खून के निशान देखे थे इसके कपड़ों पर, लेकिन जब मैंने इससे पूछा तो इसने मुझसे सीधा कहा कि क्या पालम विहार मुझे ले चलोगे। तो मैंने इसको पालम विहार ले जाने के लिए 30 रुपए बोले। ये बैठ गया मेरे रिक्शे में और मैंने इसे पालम विहार मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दिया। और साथ साथ ये भी कहा कि मुझे याद आया सर कि जब मैंने इससे 30 रुपए मांगे तो इसने मुझे एक 20 का नोट और एक 10 का नोट दिया। 20 का नोट ठीक था, 10 का नोट फटा हुआ था, तो मैंने 10 का नोट लेने से मना कर दिया। उसने मुझे 500 का नोट दिखाया, लेकिन मेरे पास उसके छुट्टे पैसे नहीं थे। आखिरकार उसने मुझसे पूछा कि अगर आप फटा नोट नहीं लेंगे तो क्या मैं आपको पेटीएम कर दूं। मेरे पास पेटीएम व्यवस्था थी, तो मैंने उसको अपना पेटीएम नंबर दिया और उसने मुझे पेटीएम किया है। इतना तो सर मैं जानता हूं, चेहरा मैंने उसका नहीं देखा। बस दोस्तों, फिर होना क्या था, पुलिस ने जैसे ही पेटीएम का नाम सुना, पुलिस के मुंह पर एक मुस्कान आ जाती है और अब उनको लग रहा था कि वो कातिल के नजदीक पहुंचने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात थी दोस्तों। जैसे ही पेटीएम के नंबर को चेक किया जाता है, पुलिस को पता लगता है कि वो किसी अभिषेक नाम के शख्स का था। तो पुलिस जब उस एड्रेस पे पहुंचती है तो दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, वो अभिषेक कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण स्वरूप का रिश्तेदार ही था। जी हाँ दोस्तों, बबीता अभिषेक की बुआ लगती थी। तो पुलिस उसको वहां से पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसको थाने में लाया जाता है। शुरू में वो बिल्कुल मना करता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन पुलिस उसकी चाल को, उसके चेहरे के हाव भाव को, उसने लेग कौन सा पहले रखता है वो चलने में, उसकी बॉडी मूवमेंट क्या है, हैंड मूवमेंट क्या है, गर्दन मूवमेंट क्या है, इन सब को चेक करती है अभिषेक को पैदल चला करके। और उससे यकीन हो जाता है पुलिस को कि हाँ, यही वो लड़का है दोस्तों जिसने अपनी बुआ और उसके बेटे का कत्ल किया है। के साथ साथ उसके कपड़ों का भी पता लग जाता है कि उसके भी बता देते हैं जो फोटो में कपड़े दिख रहे थे वही फोटो के कपड़े अभिषेक के पास हैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, आखिरकार वो अपना गुनाह कबूल करता है। दोस्तों पुलिस की हैरानी भी तब हो जाती है। आपको एक चीज का मैं बता दूं कि पुलिस जब कातिल को ढूंढ रही थी उस समय भी अभिषेक उनके घर पर ही था, कातिल को ढूंढवा रहा था, लगातार पुलिस के ऊपर कातिल को ढूंढने का दबाव डाल रहा था। पोस्टमार्टम से बॉडी को भी वही लेकर के आया है दोस्तों। और तो और शोक मनाने के लिए आ रहे थे, उनको वो संभाल रहा था। पुलिस को भी हैरानी हो गई कि आखिरकार वो लड़का जो लगातार हमारे साथ था यही कातिल निकला। कातिल बिल्कुल हमारे कदमों में था और हमें कातिल का पता ही। पुलिस की ये सोच थी। आखिरकार दोस्तों उसने जो कहानी पुलिस को बताई वो कहानी ये थी कि उसने अपनी बुआ बबीता से अपनी बहन की शादी के लिए लगभग 1-1.5 साल पहले 50,000 रुपए लिए थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोरोना के चलते बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, उसमें वो लड़का भी था। तो उसकी नौकरी जब चली गई तो जल्दी से वो पैसे नहीं लौटा पाया जो तारीख उसने दी थी। बुआ लगातार उसे कॉल कर करके इस चीज के लिए कहती थी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था। अभी कुछ दिन पहले वो अपनी बुआ के घर ऐसे मिलने गया हुआ था। वो अक्सर वहां जाता भी रहता था, खाना भी घर पे वो खाता है, बाकायदा उन दोनों के साथ बैठकर टीवी देखता है। लेकिन इसी बीच उसकी जो बुआ थी बबीता वहां पर पैसों का तगादा कर देती है। और जैसे ही वो तगादा पैसों का करती हैं, उसको इतना गुस्सा आता है ये सोच करके कि वो उनकी इंसल्ट कर रही हैं। उसको कुछ नहीं सूझता। वो वहां रखा हुआ एक डंबल उठाता है। डंबल को सबसे पहले बबीता के सर पर देकर मारता है। बबीता कुछ बेहोश होती है। उसके बाद वो लगातार वार पे वार बबीता के सर को कुचल देता है। शक ना हो जाए, वो दूसरे कमरे में जाता है। वहां पर उसका भाई लेटा हुआ था, उसके सर पे लगातार वार करता है, दोनों को वहां खत्म करता है। उसके बाद पूरे घर के सामान को फैलाता है, अपने मुंह को लपेटता है और डीवीआर को निकालकर वहां से रातों रात चंपत हो लेता है। उसी रिक्शे के पास जाकर के बोलता है कि मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ दो। वहां से वो अपने घर जाता है और घर पर आराम से ऐसे बैठ जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं दोस्तों। यहाँ तक कि जब डेड बॉडीज मिलती हैं, घर पे लाश मिलती है, जब वो अपने घर पहुंचते हैं वो तुरंत अभिषेक की मम्मा और फादर के पास कॉल करते हैं। अभिषेक कॉल उठाता है और ऐसे दिखाता है वहां पर जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। और आखिरकार दोस्तों अभिषेक को पुलिस ने पकड़ लिया एक छोटी सी गलती से। जी हाँ, एक छोटी सी गलती से एक 10 रुपए के नोट के चक्कर में पकड़ा गया एक कातिल। वास्तव में दोस्तों मान कर चलिए मेरी बात, अगर वो 10 रुपए का नोट फटा नहीं होता ना तो मैं आपको बता रहा हूं पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ती और शायद पुलिस को इस सुराग तक पहुंचने में थोड़ा लंबा समय भी लग सकता था दोस्तों। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस होती है, हाथ दोस्तों बहुत लंबे होते हैं और हमें ये नहीं सोचना चाहिए
चारों तरफ से पुलिस की आंखें होती हैं। किसने सोचा था कि एक रिक्शे वाला ऐसी गवाही दे देगा जो कातिल जिससे पकड़ा जाए, एक छोटी सी एक पेटीएम से कातिल को पकड़ लिया जाएगा। जी हाँ, छोटी छोटी चूक कातिल जरूर करते हैं दोस्तों। कातिल कितने भी शातिर हो जाएं, लेकिन पुलिस उनको हमेशा पकड़ लेती है, पकड़ती थी और पकड़ती रहेगी। तो ये थी कहानी दोस्तों दिल्ली के उस दोहरे हत्याकांड की जो पालम विहार में हुआ, जो उन्हीं के एक रिश्तेदार अभिषेक ने किया। उसी ने अपने बुआ और अपने भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, फिलहाल वो जेल में है। उसके ऊपर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। उसको क्या सजा मिलती है जल्दी ही आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, इसे कमेंट करिए और हाँ, अगर हो सके तो इसे शेयर करिए, ताकि मैं चाहता हूं आप जैसे मेरे और जो साथी हैं और आपके जो साथी हैं उन तक मेरी कहानियां पूछें और उनका भी मैं तहे दिल से मनोरंजन कर सकूं। तो मैं इसी आशा के साथ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, मैं कल फिर मिलता हूं अपने दोस्तों से एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।